कौम के सामने रखनी थी। पाकिस्तान यूं तो एक तवील अरसे से बड़े अजीब से बहरानों का शिकार रहा और हर दौर में इन बहरानों से निपटने की कोशिश की गई। इस वक्त भी हम एक सूरत हाल का शिकार हैं। मुल्क के अंदर बहुत सारे बहरान वो दहशतगर्दी की सूरत में है, वो हमारे बॉर्डरों की सूरत हाल के बारे में है, वो आलमी तौर पर पाकिस्तान को खराब करने की कोशिशें हैं। ये अल्लाह का फजल है कि सियासी जमातों ने, हुकूमत ने, अफवाज ने, सब ने मिलकर, मीडिया का भी बड़ा रोल है, पाकिस्तान के इमेज को बुलंद किया। अल्लाह का फजल करम शामिल रहा और एक स्टेबिलिटी की सूरत हाल बनी जिसपे कौम को सुकून की कैफियत भी हुई। उसने इदारों के साथ भी हम खड़े रहे और जो एक बेचैनी थी उसमें कुछ ठहराव आ गया। लेकिन फिर अचानक कुछ दिनों से ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं, एक फिर मुकालमा शुरू हुआ है जो हमारी दानिश में मुनासिब, ना इसका सियासत को फायदा है, ना इसका जमहूरियत को फायदा है। ये हमारी राय है, किसी को मशवरा नहीं है। जब से ये हुकूमत बनी है, हुकूमत बनाते वक्त हमने बड़ी निगती से इखलास के साथ हुकूमत का, मुस्लिम लीग का साथ देने का फैसला किया और एक मुआहिदा लिखा ताकि कल कल कोई प्रॉब्लम हमारी वर्किंग में ना आए। और ये पहली दफा हुआ कि हमने हुकूमत को सपोर्ट करने का फैसला किया बगैर हुकूमत में बगावत लिए, इक़्तिदार में शेयर लिए, इसलिए कि हुकूमत यकसुई के साथ मुल्क के मसाइल का हल करे और हम उनका साथ। और इसके लिए लिखे हुए मायदे पे हमने बार बार कोशिश की कि अमल होता रहे। अनफॉर्चुनेटली इस पे पूरी तरह अमल नहीं हुआ। कई मीटिंग्स हुई, लीडरशिप के लेवल पे भी हुई, सूबे के लेवल पे भी हुई, बाकी भी हुई। आप उससे आगाह हैं। कुछ चीजों पे अमल हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। हम अपना एतराज करते रहे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हम मुल्की हालात के पेश नजर सूरत हाल को खराब नहीं करना चाहते थे, ना आप करना चाहते थे। और हुकूमत को हर कदम पे सपोर्ट किया, हर इशू में सपोर्ट किया। जब पाकिस्तान पे वार हुआ उस वक्त भी सपोर्ट किया, असेंबलियों के अंदर सपोर्ट किया, लेजिस्लेशन में सपोर्ट किया। और कोई एहसान नहीं किया, हम कोई एहसान नहीं गिनवाते। ये हम तय करके चले थे, सोच के चले थे कि मुल्क की बहरानों का हल निकालना है। वरना पावर शेयरिंग के फार्मूले भी थे, टर्म के फार्मूले भी थे, कई फार्मूले डिस्कस हुए। हमारी पार्टी के लोग भी हमसे पूछते हैं, कारकुन भी पूछते हैं कि ये क्या है, क्या आप हुकूमत की जो कोई नेगेटिविटी आती है उसमें तो हिस्सा ले लेते हैं, यानी आपको भी उसका हिस्सा मिल रहा है। दूसरे लफ्जों में आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, लोगों की नजर में हम पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन आप इक़्तिदार में नहीं। तो सिर्फ इसलिए हमने ये फैसला उस वक्त भी किया था कि अगर हम इक़्तिदार में होंगे तो आपस में फैसला साजी में प्रॉब्लम होएगा। हुकूमत यकसुई के साथ फैसले करेगी। लेकिन इसका मकसद ये कतई नहीं था कि हम ब्लैंक चेक दे के हुकूमत जो करेगी, मुस्लिम लीग जो करेगी हम उसका साथ देंगे। एक जमहूरी तरीके से यही फैसला था कि हम अपने मंशूर, अपने असूलों के मुताबिक हुकूमत को राय देंगे। उनको किसी इशू के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर, किसी मसले के ऊपर अपनी राय देके उनको कायल करने की कोशिश करेंगे, उनसे मुकालमा करेंगे, उनकी राय को सुनेंगे
और अगर हमारी राय बेहतर हुई तो वो मान लेंगे, उनकी राय बेहतर हुई तो हम मान लेंगे, नहीं तो हम किसी मिडिल पे स्टेज पे आगे खड़े हो जाया करेगा। यही एक तरीका होता है। इसी तरीके को आज तक हम आजमा रहे हैं, आइंदा भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों से एक दो तरफा मुकालमा शुरू हो गया है, और इसके मुकालमे के एक तरफ पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हमारे साथी हैं और दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब। हम उनके साथ पदार्थों में शामिल नहीं हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं। हम पावर शेयरिंग नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब में सपोर्ट नहीं चाहिए होगी फाबेहा, हमें वो भी याद है कि पिछली हुकूमत में जब उनके साथ थे हम किस तरह अलग हुए थे, हमसे भूले नहीं है। लेकिन आज भी हमारी माजी के जख्मों को भुलाया। लहजा ऐसा इख्तियार कर गया है तो कुछ ऐसे सवाल उठाए गए हैं जिनका जवाब देना मजबूरी हो गया है। लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने साथियों से भी, पंजाब हुकूमत से भी, मुस्लिम लीग से भी, कि मेहरबानी करें, जमहूरी तरीके से आरा दें, इख्तलाफ करें, तनकीद करें, एहतजाज करें, लेकिन इतनी दूर न जाएं, वो लहजे, वो लफ्ज इख्तियार न करें जो माजी में इस्तेमाल हुए, होते रहे, मुरव्वज हुए और उनके नुकसानात हुए। और उन्हीं से तजर्बा हासिल करके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, मेरी और मेरी पार्टी की क़यादत ने, इस मुल्क की कायद ने COD किया था। उसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रिस्पॉन्ड किया था कि हमने माजी के मनफी रवैयों को दफन करना है। फिर भी कभी कभी उभार हो जाते। हत्तुल मकदूर किया है बिलावल साहब ने। जवान साली की बावजूद, होता है जवान खून बड़ा जरा गर्म होता है, इसके बावजूद बड़े तहम्मुल के साथ चीजों को आगे लेके चलने की कोशिश की। लोगों के घर बार लुटे हैं, लोगों की फसलें लुटी हैं, जानवर गए हैं, इंसानी जानों का अच्छा काम किया, सबने अच्छा कहा, मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, सबने अच्छा कहा। जहां कहीं कोई गलती होगी या हमारे ख्याल के मुताबिक उस काम को करने का दूसरा तरीका बेहतर होगा तो उसके ऊपर हम राय देंगे, उसके ऊपर हम राय देंगे। और राय नहीं मानी गई तो हम तनकीद लिखेंगे, नक्द लिखेंगे। अगर नहीं सुना गया तो एहतजाज करेंगे। ये तो हमारा जमहूरी हक है ना जी, यही एक तरीका हो सकता है ना। अगर आपको नहीं कबूल, आप नहीं वो करना चाहते तो बिस्मिल्लाह। लेकिन हम पंजाब के लोगों को, हम भी तो पंजाब वाले हैं ना, हम तो पंजाब के लोगों को ये जरूर बताएंगे कि हमारे ख्याल में ये जो क्राइसिस हुआ है, इस क्राइसिस का फौरी और दूसरा लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन हो सकता है, जो इमदाद का बेहतर तरीका हो सकता है, वो क्या है। और अपने माजी के आजमूदा तरीकों के मुताबिक आपको राय देंगे। अब अगर हम राय देते हैं, आप नहीं सुनते, हम तनकीद करते हैं, तो आप उस पर सीख पा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी को बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। कि सवाल सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के तरीका कार पे उठाए गए
तरीकाकार पे उठाए गए सवालात को, हमने तो कोई मुस्लिम लीग की हुकूमत के ऊपर भी कोई बड़े सवाल नहीं उठाए, उस तरीकाकार के ऊपर अपनी राय दी, लेकिन उसके जवाब में सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए कि जी हमने तो क्या किया, आप हमें छोड़े, हम तो ये करें, आपने क्या किया। एनएफसी से पैसे आए, सबको मिले, आपने क्या किया। हमने एक लिस्ट है पूरी जो इतराज़ात हो रहे हैं, और कुछ एतराज़ वो थे जो कि बहुत तकलीफ दे थे, जिसमें बिजली की सब्सिडी के ऊपर हम पे इल्ज़ाम लगा के जी हम IMF के पास गए, हम पे इल्ज़ाम लगा के हमने रोकना चाहिए। इसी तरह इलाज की सहूलतों के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, उसका भी मैं गुजारिश करता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि इस फ्लड में पीपल्स पार्टी हर कदम पे, हर जगह पे आपके साथ खड़ी रही, आपको सपोर्ट करती रही। आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं, आपने ही काम करने हैं ना। हमारी जमात ने, गवर्नर साहब ने, हमारी जमात के बाकी लोगों ने अपने ताईं भी जितनी हो सकती थी इमदाद इकट्ठी करने की कोशिश की, लोगों तक रसाई, उनको जाके ढारस बंधानी होती है। बिलावल साहब कसूर में तशरीफ ले गए, खुद कसूर विजिट पे उन्होंने जाके फ्लड की सूरत हाल देखी, उनको ब्रीफिंग्स दी गई। वो वहाँ से फारग हुए तो आके मुतासरा जो लोग थे, ख़ानदान थे, जो किसान थे, जो आम लोग थे, उनको मिले। उस पर भी इंतज़ामिया का रवैया, हम शाकी हैं उस पर कि इंतज़ामिया का रवैया मुनासिब नहीं था, लेकिन हमने तो क्योंकि लोगों से मिलना होता है, मिले। कहा गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, क्या हमने कहा कि हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस जितनी चाहिए वो है, मिले। और उस पर उन्होंने अपने सवालात रखे। उन किसानों ने 2023 में आने वाले फ्लड के अंदर, उससे पहले आने वाले फ्लड्स के अंदर जो नुकसानात हुए थे, उसमें जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई या उनको प्रॉपर इमदाद नहीं मिली, जिसमें मौजूदा हुकूमत का तो कसूर नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ अपने एतराज़ात रखे। बिलावल साहब वहाँ से वहाँ खिताब किया और उसमें उन्होंने बाकायदा CM पंजाब का नाम लेके उनकी तारीफ की कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, अप्रिशिएट किया। और वफाकी हुकूमत से तकाजा किया कि आप मंदरजा झैल काम करके फौरी तौर पे किसानों को, मुतासरीन को, इनकी मदद करें। और उसमें उन्होंने लाहौर आके सबसे पहले CM साहिबा का, बजरिया मरियम औरंगजेब साहिबा, शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन करके, ये हमारी मौजूदगी में उन्होंने किया, PM साहब को फ़ोन किया और उनको बताया, उनके साथ अफसोस का इजहार किया कि मुल्क के हालात बड़े, सैलाब से मुतासरीन बड़े मुश्किल में हैं, हुकूमत मकदूर भर कोशिशें कर रही है, हमारे इदारे सारे उस पर पूरी तरह चौकस हैं। और उन्होंने कहा कि उस वक्त फ्लड अभी मुल्तान या उससे आगे नहीं गया था, लेकिन ये बड़ी तेज़ी से तबाही फैलाता जा रहा था और पीछे से अभी और वार्निंग्स थी। तो उन्होंने कहा कि हालात ज़्यादा दिगरगू हो रहे हैं और जब ये तीनों दरियाओं का पानी दाखिल होकर आगे बढ़ेगा तो और नुकसान होगा। तो हमारी गुजारिश ये है कि आप जिन इलाकों में भी तबाही आ गई है, वहाँ पे फौरी तौर पे लोगों को एक इमीडिएट रिलीफ, फौरी रिलीफ जो है वो दीजिए, और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आसानी से दिया जा सकता है। वो एक आज़मूदा तरीका मौजूद है हमारे पास। और दूसरा यह है कि आप ज़री इमरजेंसी डिक्लेयर करें। इन्वायरमेंट में हमारा, दुनिया की इन्वायरमेंट की ख़राबी में जो कार्बन एमिशन है, उसमें हमारा रोल 1% से भी कम है और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक हम नंबर 1 पे हैं। तो ये जो कुछ सारा कुछ हो रहा है, ये कोई हमारा किया धरा तो नहीं है, इस हुकूमत का किया धरा तो नहीं है, ये तो दुनिया के कार्बन एमिशन के नतीजे में हो रहा है। तो दुनिया को भी जगाया जाए, हमारे नुकसान में हमारी मदद करें, हमें शेयर करें। हम कोई बैग नहीं कर रहे दुनिया से, हक मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी आप इमरजेंसी लगाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी मैं, ये शायद हफ्ते वाला दिन था, उन्होंने कहा मैं सोमवार को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैन जो हैं रबीना खालिद साहबा, उनको बुला लेता हूँ और इस पर बात कर लेते हैं।
अब ये क्यों कहा? इसलिए कि और इस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस वक्त जो है वो वजह नज़ा बन गया है। हर मौजू पर उस पर बातें हो रही हैं कि जी हम चाहते हैं कि उसके ज़रिए पैसे दिए जाएं और बाकी चाहते हैं कि शायद उसके ज़रिए ना दिए जाएं। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो को 10,000 देने का प्रोग्राम है फ़ी ख़ानदान, तो हम तो ज़्यादा बड़े अच्छी बात है जी। आप 10 लाख दें, आप 20 लाख दें, आप 50 लाख दें, बहुत आला बात है। मुतासरीन में ज़रूर तकसीम उनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन एक बंदा बीमार हो गया है और उसको शदीद किस्म का बुखार है, उसको भी समझ नहीं आ रही है क्या या उसके बीमारी लेवल क्या बनेगा, तो पहला तकाजा होता है उसको कोई पैनाडॉल दें, कोई गोली दें, कोई उसका बुखार उतरे ताकि कोई बड़ा डैमेज ना हो जाए। तो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कैश ग्रांट होती है वो तो एक इमीडिएट रिलीफ के लिए जो इब्तदाई रकम दी जाती है वो है। आज तो शायद उसका वक्त ही गुजर गया, लेकिन वो रकम का हमने तकाजा किया कि 20, 25, 30, 40 हजार जो भी आपने देना है। और ये काम हम पहली दफा नहीं कर रहे, 2023 में, 22 में, 10 में, 11 में या और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कभी वो तूफान आया, कोई आफत आई तो ये अमाउंट इस्तेमाल की गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फौरन इस्तेमाल किया गया ताकि लोग बजाय इसके कि सरकारी मशीनरी उनको खरीद के चीजें दे, लोग खुद अपनी चीजें खरीदें और उनका बेहतर इस्तेमाल कर लें। आपको वो बात कबूल नहीं थी, ओके, ना होगी, हमने तो अपनी राय दी ना आपको। अगर आपने नहीं मानी या वजीर आजम साहब को हमने कहा उनकी बात आपने नहीं मानी, ओके, आपकी मर्जी है। उस पर हम अगर तनकीद करते हैं, इसरार करते हैं, तो वो हमारा तजर्बा है। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है और उसकी शफाफियत का आलम यह है दुनिया भर में जो पॉवर्टी एलिवेशन के या पॉवर्टी फाइट के लिए प्रोग्राम है उसमें वो नंबर 1। वाहिद प्रोग्राम है जिसमें IMF ने कह के 200 अरब रुपया इजाफा कराया। हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। तो जनाब सवाल यह है कि हम तो सवाल उठा रहे हैं आपके तरीका कार पे। आप जो इमदाद दे रहे हैं, जो फाइट विद द बेनेस ऑफ फ्लड हो रहा है, उसके तरीका कार पे एतराज उठा रहे हैं और आपको तजवीज़ कर रहे हैं कि ये आजमूदा तरीका है और जिसमें फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ काफ़ी हद तक सहमत है। आपको कबूल नहीं है, ओके, तो फिर हम तनकीद करेंगे ना। आप उसके ऊपर आप ये कह दें कि हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है। इसका पंजाब से क्या ताल्लुक? हम तो आपकी हुकूमत में भी पूरी तरह तनकीद नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं इसके तरीकाकार को ठीक करें। आप इसको पंजाब पे हमला कर देते हैं और आप वो इशू छेड़ देते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सारे अमल से। यानी ये फिर याद कराऊं कि ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू होता है एक इख्तलाफ राय से जो फ्लड की सूरत हाल से निमटने के ऊपर राइज हुआ। उसके ऊपर कहां से आ गया नहरों का काम, पानी की तकसीम का फार्मूला कहां से आ गया कि जी वो मैं पंजाब के अंदर लोगों को बिजली की सब्सिडी देना चाहती थी और इन्होंने जाके रोका है। तो उसके ऊपर भी मैं बात करता हूं, लेकिन कहां से आ गई ये बातें? लेकिन आपने वो बातें कर दी, वो सवाल उठा दिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो इख्तलाफ जितना हो उसको उतना ही रखना चाहिए, उससे बियॉन्ड जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा। और आप खातून हैं, हमारी बहन हैं, हमारी बेटी हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम एक खातून को अपना लीडर मानते हैं। आप अपने लहजे पे गौर कीजिए,
जिन लफ्जों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती नहीं, ये कोई नई बातें नहीं हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुखालफिन को जरा दबा के रखें, उनसे दूर रखें, उनसे हाथ ना मिलाएं, उनसे नफरत का इजहार करें और उनको स्पेस ना दें, तो ये बड़ी पॉपुलैरिटी की दलील है। हाँ, ऐसा होता रहा, ये माजी में कामयाब भी रहा, लेकिन अल्टीमेट कामयाब नहीं होता। इससे कौम तकसीम और मसाइल बढ़ते हैं। यही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सबक था, यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सबक था। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं, आपके मुंह से, और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप मेहरबानी करें, इसको जहां तक ये इशू था या है, जिस चीज का, हम एक सियासी जमात है, बाकी सियासी जमातों को भी इस पर सवाल उठाने का हक है, मीडिया को भी सवाल उठाने का हक है, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सवाल उठाने का हक है। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता? हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। इस मुल्क में पहले भी पंजाब के ऊपर नारे लगे थे, हम तो आज तक उस नैरो नेशनलिज्म से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और गौर कीजिए इस नैरो नेशनलिज्म को कि हम पंजाब वर्सेस सिंध, पंजाब 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 खेल के, मैं अपने आप को सबसे बड़ा पंजाबी समझता हूं। मेरे तो बाप दादा परदादा लकड़दादा 10 नस्लों से 20 नस्लों से पंजाबी हैं, लेकिन मैं सारे पाकिस्तान को भी अपना मुल्क समझता हूं, मैं सिंध को भी अपना हिस्सा, मैं केपी को भी अपना हिस्सा, मैं बलोचिस्तान को भी अपना हिस्सा उसी तरह समझता हूं। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, आप कहां बैठी हैं, और वहां से अगर आप ये गुफ्तगू करेंगे तो मुल्क के अंदर एक नैरो नेशनलिज्म ऑलरेडी, बलूचिस्तान के अंदर हमारी हुकूमतें, आपकी अपनी हुकूमत मुस्लिम लीग की उससे नबुर्द आजमा है, हमारी फौज उससे नबुर्द आजमा है, हमारी रेंजर्स उससे नबुर्द आजमा है, रोज हम पे हमले हो रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं, दहशतगर्दी की जंग में तालिबान के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो भी एक तरह का नेशनलिज्म है। सो सवाल यह है कि उस नेशनलिज्म जो नैरो नेशनलिज्म है, आपका ये मकालमा उस नैरो नेशनलिज्म को कमजोर करेगा या और मजबूत करेगा? इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा? तो मेहरबानी करें, तहम्मुल से, हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है, अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना होता है। हमने सवाल उठाए, आप कहें जी आपके सवाल दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब ये है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, फिर हम लोगों के सामने चले जाएंगे जी हमारा ख्याल ये है, उनका ख्याल आप देख रहे हैं। यही तरीका जमहूरियत का होगा ना, कि या हम जबानें बंद करके बैठ जाएं, हम पंजाब छोड़ के, बाकी सब लोग पंजाब छोड़ के चले जाएं। आपको हुकूमत दी गई है, आप हुकूमत कीजिए, लेकिन बाकियों के हक को तो खत्म करने की कोशिश ना कीजिए। ना कोई कर सका, ना कोई डिक्टेटर कर सका, और हमें बिल्कुल तवक्को नहीं है। और आप एक बड़ी जमात की लीडर हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, और आपके अल्फाज फेडरेशन को बांधने के लिए होने चाहिए, मजबूत करने के लिए होने चाहिए। इसी तरह यह कहा गया कि जी बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए तो 10,000 की रकम दी जाती है, मैं तो 10-10 लाख देना चाहती हूं। बहुत खुशी की बात है, आप जरूर दीजिए, हमें खुशी होगी। आपने फरमाया 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये सीएम साहबा ने फरमाया 50 लाख लोग मुतासर हुए। बिलाशुबा हुए होंगे, मुझे नहीं पक्का फिगर नहीं पता, लेकिन उनके कहने के मुताबिक अगर 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं और फी घर अगर 5 अफराद हों तो ये 10 लाख घर बनते हैं। 10 लाख घरों को अगर 10 लाख फी खानदान देना पड़े तो ये 1000 अरब बनते हैं। और पंजाब का पिछले साल का बजट 842 अरब का था, इस साल के बजट का मुझे नहीं पता, शायद 1200 के करीब है। फैक्चुअलाइज इससे कम होता है। तो क्या बाकी सारे प्रोजेक्ट आप खत्म करके, ऑन गोइंग खत्म करके सारे पैसे इधर देंगे?
और अगर हम ये कह रहे हैं कि वो सारा कुछ होना है, आपने अच्छा काम शुरू किया है, आपने डैमेज असेसमेंट के लिए फौरी तौर पे टीमें रवाना की हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, और उसको ट्रांसपेरेंटली करके और उस पर जो लोगों के रियल डैमेजेस हुए हैं उस पर जितनी इमदाद हुकूमत दे सकती है दे। एक हम पे ये भी इल्जाम आया कि जी मुझ पे एतराज है कि मैं भीख नहीं मांगती। किसने कहा भीख मांगे? मैंने अर्ज किया कि हमने इमरजेंसी का जिक्र किया, वजीर आजम साहब ने इमरजेंसी लगाई, जरी इमरजेंसी भी लगाई, एनवायरनमेंट की इमरजेंसी भी लगाई, इसलिए कि हमारी तबाही के जिम्मेदार वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहां के इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, जहां के कार्बन एमिशन की वजह से आज हम इसका अजाब का शिकार हैं। अगर हम उनको कहते हैं कि आपकी वजह से यह अजाब आया और उसमें शेयर करें और आइंदा इसको हम रोकना चाहते हैं और आप इसमें हमारा हाथ बटाएं, तो क्या हम बेग कर रहे हैं? हम भीख मांग रहे हैं? और जो आलमी इदारों से आप कहते हैं वहां पे आप अपना डोनेशन भी देते हैं, आप अपना शेयर भी देते हैं, और सारी दुनिया जब किसी तूफान में आती है तो उन इदारों की तरफ इमदाद के लिए कहती है, या वो इदारे इमदाद को आते हैं, मुल्क आते हैं, पाकिस्तान भी जाता है। इसमें कहां से भीख आ गई? ये अलग बात है कि मुझे वो दिन याद है कि वजीर आजम साहब एक दिन कैबिनेट मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने बड़े दर्द के साथ ये बात कही, ये पिछली गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा यार हर वक्त इस मुल्क के लिए हमें कर्ज मांगने पड़ते हैं, हालात हमारे ये हैं, हमें ऑटोनॉमी की तरफ जाने पड़ेगा। तो अब तो हालत ये हो गई है कि किसी मुल्क के रहनुमा से बात करनी हो तो जहन में होता है कि यार ये पहले सोच रहा होगा किससे पैसे मांगने। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे आप मुल्कों से पैसे मांगे, हम तो यूएन से अपील की बात कर रहे हैं, उस फोरम से जहां हम खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप अपनी तरफ से देना चाहें तो बिस्मिल्लाह, हमें क्या एतराज हो सकता है। लेकिन ये कहां से आ गया कि हमने भीख मांगने के लिए कहा है? हम बिल्कुल भीख मांगने के खिलाफ है। आपको मुबारक हो, आप जरूर दीजिए लोगों को पैसे, और इससे बढ़ के दीजिए, हमें खुशी होगी, लेकिन उसका हिसाब कर लीजिए। और वजीर आजम साहब अपने तमाम दौरों में, इस फ्लड से पहले भी जहां जहां गए, उन्होंने कार्बन एमिशन के ऊपर, ये जो एनवायरमेंटल चेंज है इसके ऊपर बहुत बात की है, हर जगह हर फोरम पे की है। अभी यूएन के अंदर भी हमने बार बार उन ममालिक को कहा, अपनी स्पीच में भी उन्होंने कहा कि हम वर्स्ट हिट हैं, में इसमें आप अपने इसमें हिस्सा डालिए, आपकी वजह से नुकसान हुआ है, हमें इसको रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए। और इसमें कहां आ गई भीख? मेहरबानी करें, जो मामला जहां तक है उसको उस तरफ देखने की जरूरत है। इसी तरह कहा गया कि जी सारे सूबों को एनएफसी से पैसे मिलते हैं, आबादी के मुताबिक मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन यहां एक और बात भी है, सारों को आबादी के मुताबिक नहीं मिलते। पंजाब की हुकूमत ने पिछले एनएफसी में अपने शेयर से कुछ रकम सरेंडर की, जो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, या जो दहशतगर्दी को, या जो तालिबान के खिलाफ मूवमेंट थी उसमें उनको सपोर्ट करने के लिए एक अमाउंट रखी गई। फाटा के जो हमारे एरियाज थे पुराने, उनकी सपोर्ट के लिए। तो पंजाब के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, अच्छा किया, लेकिन आपने फरमाया है कि सबको पैसे मिलते हैं, मैंने तो 90,000 घर बनाने शुरू किए हैं, आपने क्या किया है? आप तो जी माजरत के साथ 90,000 घरों का काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छी बात है। 190 का करें हमें और खुशी होगी, लेकिन 90,000 घरों के जो पैसे आप दे रहे हैं उनका कर्ज वापस करना है लोगों ने। वो सूद थोड़ा होगा या सूद खत्म होगा या नहीं होगा, जीरो होगा, बट पैसे वापस करने हैं। सिंध हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है, 21 लाख, जिसमें से तकरीबन 6 लाख के करीब घर, प्लस माइनस, मुझे एग्जैक्ट फिगर अब इस वक्त नहीं है, बहरहाल इस लाखों में है, वो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुकी है, लोगों को दे चुकी है। और आप उनको ताने दे रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। उसमें तो वर्ल्ड बैंक भी आया, उसमें तो बाकी इदारे भी आए हैं। बिल्कुल आलमी इदारों की सपोर्ट भी हासिल होगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो कोई सूबा नहीं कर सकता। आपका सूबा कर सकता होगा, सिंध वाले तो शायद नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने लोगों की बेहतरी के लिए हर फोरम पे जाना है। और बिलावल साहब हर फोरम पे गए हैं, उस प्रोजेक्ट को वो खुद स्टीयर कर रहे हैं। इसी तरह
कहा गया कि हमने ग्रीन बसेस शुरू की हैं, आपने तो कुछ नहीं किया। तो ये भी मतलब अब मैं क्या करूं, मैं कुछ सवाल हैं जो कि कौम के सामने रखने जरूरी हैं। आपने किया, अच्छा किया, लेकिन ये भी याद रखिए कि इलेक्ट्रिक बसेस सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट लेके आई। कराची में, हैदराबाद में, नवाबशाह में, सखर में और कई शहरों के अंदर, बेनजीराबाद, मतलब बहुत सारे शहरों के अंदर, जिलों के अंदर ये जो ग्रीन बसेस या जो सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं, इनका इजरा हो चुका। आपने भी कुछ शहरों में किया है, बहुत अच्छा, और शहरों में करने में क्या एतराज है। हम तो फ्लड्स की बात कर रहे थे, आपने सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जाके यलगार कर दी है। तो क्या ये मैं जो बातें कर रहा हूं, अगर इसमें कोई गलती हो तो मेरी तस्हीह फरमाइए। इसी तरह आपने कहा कि सड़कें, हम तो मोटरवेज बना रहे हैं, हम तो बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं। एक तो मैं गुजारिश करूंगा कि पंजाब की हुकूमत किसी अपने तर्जुमान को मुकर्रर करे, मैं उसको लेके चलता हूं, और आप साफियों को भी, मैं सिंध गवर्नमेंट को कहूंगा, आपको भी साथ लेके चलते हैं, और हम दिखाते हैं आपको कि सिंध की सड़कें पंजाब से कम नहीं है, पंजाब से बेहतर है इंटीरियर सिंध की सारी। लेकिन चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप बना रहे हैं, आप भी बनाइए, वो भी बनाएं, लोगों को सहूलतें दें। लेकिन जनाब, मोटरवेज तो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। अगर मोटरवेज पंजाब में ज्यादा बनी है तो इस पे तो छोटे सूबे शाकी हैं, गिला करते हैं, और आप खुद खड़े होकर कह रहे हैं, आप खुद उसको अपना क्रेडिट मान रहे हैं। तो वो क्या, इससे क्या क्या पहलू लेंगे इससे? ये तो फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स हैं। प्लीज ये बातें इस तरह ना करें। फिर मैं कहूंगा कि वो बातें मेरे जैसे बंदे किसी के या हमारे कारकुन के मुंह से निकलेंगी तो और माने रखेंगी। जब चीफ मिनिस्टर पंजाब कहेंगी, और वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी और शहबाज शरीफ साहब की भतीजी कहेगी, तो उसके माने कुछ और निकलेंगे। फिर कहा गया कि जी हमने बिजली पे सब्सिडी दी 50 अरब, अनाउंस हुई थी, दी तो नहीं। तो ये जाके IMF के नहीं चलते, किसी के शिकवे शिकायत पे नहीं चलते। वो अगर अब आपके पास कोई बात है, आप तहरीरी सबूत के साथ उनको शिकायत करते हैं। किसी पीपल्स पार्टी के बंदे की, उसके ऊपर हमारे किसी कारकुन की, किसी बंदे की अपनी राय आई होगी, उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन किसी पार्टी की तरफ से, किसी बंदे की तरफ, किसी हमारी हुकूमत की तरफ से कोई गिला IMF के पास गया, एक लाइन का मैं जिम्मेदार हूं। हुआ क्या, IMF ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा किया था, ये जो 7 अरब की ट्रांच थी उसके लिए, और उसमें तय हुआ था, लिखा गया मुआहिदा है, सूबों के साथ कंसल्टेशन के साथ है, कि आप कोई फर्दर सब्सिडी नहीं देंगे। जब आपने सब्सिडी दी, IMF वालों का मिशन यहां बैठा, उनको किसी को बताने की जरूरत है? वो अमेरिका में बैठे हो तो ये कोई खुफिया बात है? उन्होंने ये मामला फेडरल गवर्नमेंट के साथ उठाया कि जनाब आपने मुआहिदा किया हुआ है हमारे साथ, अगर आप ये करेंगे, इस मुआहिदे को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे लिए आपको ट्रांच जारी करना मुश्किल हो जाएगा। उस फेडरल गवर्नमेंट ने आपको कहा, और आपको जो आपका ऐलान था वो विड्रा करना पड़ा। पता नहीं वो अमली तौर पे होना था या ऐलान था, जो भी था। और अगर आप इसे समझते हैं कि वो बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा था, होगा, बड़ा अच्छा होगा, तो फिर आप छोड़िए भीख मांगने को ना, आप उनको परे कीजिए IMF को, और आप दे दीजिए पैसे। हमें क्या एतराज है, हम कौन होते हैं इस पे? लेकिन इस पे भी हमें मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया गया कि हम पंजाब के दुश्मन हैं। कहां से आ गया ये पंजाब की दुश्मनी? हमारे तो हॉस्पिटल एक गुजारिश करूंगा कि उन अस्पतालों पे थोड़ी सी और तवज्जो दीजिए। वहां पे मैं मुख्तसर करता हूं जी, लेकिन वहां पे 2 मेरे आर्गूमेंट रह गए हैं, वो खत्म कर लूं। उन अस्पतालों के अंदर जो मरीज जाता है, या जो जिगर का या गुर्दों की पैवंदकारी का, वहां पे जो मरीज जाता है उसको कुछ खर्चा देना पड़ता है, रिश्वत नहीं मैं कह रहा, उसको कुछ फीसेज हैं, कुछ ऑपरेशन के एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ स्टंट डलेगा तो ऑपरेशन होगा, तो बैटरी डलेगी, तो इसी तरह जिगर और गुर्दों के ऑपरेशन में भी
सिवाय इसके कि उसके पास हेल्थ कार्ड हो, वरना उसको खुद देने पड़ते हैं कुछ अमाउंट। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा लेता है, वो कम लेता है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, आप उस पर तवज्जो दीजिए। लोगों को साल साल, 1.5 साल, 6 महीने का टाइम लेना मिलता है दिल के मरीज में, जिगर के पेवंदकारी में, उसमें और ज़्यादा ज़रूरत है, और डॉक्टर्स चाहिए, और ज़्यादा सेंटर्स के अंदर बेहतर कीजिए। हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन आपने ताना मार दिया उनको जिनका दहाइयों पहले एनआईसीवीडी कराची है, एनआईसीवीडी हैदराबाद है, सखर है, नवाबशाह है, उनके सैटेलाइट स्टेशन हैं, सारी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है। उसमें स्टंट पड़े तो उसके जो होते हैं पहले टेस्ट होते हैं, टेस्ट फ्री हैं, स्टंट पड़े फ्री हैं, ऑपरेशन हो फ्री हैं, बैटरी पड़े फ्री है। एक एक्सटर्नल डिवाइस लगती है किसी खास मर्ज की सूरत में जो 50-40 लाख की होती है, वो भी फ्री है। और ये सिर्फ सिंध के रहने वालों के लिए नहीं है, मैं कसम उठा के कह रहा हूं, मैंने खुद कई लोग वहां रिकमेंड किए हैं, कई लोग खुद जाते हैं। वो सारे पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए एक ही तरह वो इलाज हो रहा है और मुकम्मल तौर पे फ्री हो रहा है। आप और बेहतर कीजिए, लेकिन उनको मुर्दे इल्जाम ठहराते हुए सोच तो लीजिए। इसी तरह ऐसा यूटी है, डॉक्टर अदीब रिजवी हैं, उनका नाम तो एक आलम में मशहूर है, जो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत उन अस्पतालों के जरिए मुफ्त गंबट में, कराची में है, सखर में इनके इलाज करा रही है, मुफ्त करा रही है, सारे मुल्क के लोगों के लिए करा रही है। हमें अफसोस है कि आपने सिंध हुकूमत को मुर्दे इल्जाम, ये तब मुझे बातें करनी पड़ रही हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये बातें करना, लेकिन क्योंकि आप सवाल बार बार सवाल उठा रहे हैं तो उसके कुछ जवाब आने चाहिए। और मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, मैं कुछ सिंध गवर्नमेंट की तर्जमानी नहीं कर रहा। सिंध गवर्नमेंट पे एतराज होगा, आप भी कीजिए, मैंने समझा कोई दुरुस्त है, मैं भी करूंगा, मैं को उनका तर्जमान बन के नहीं बैठूंगा। लेकिन आपने बहस को जो कि फ्लड्स के ऊपर लोगों की इमदाद के लिए थी, और वो भी इमीडिएट रिलीफ के लिए थी, अभी तो बाकी रिलीफ की बातें बाद में होनी है, उसके ऊपर आपने हमें इस तरह मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया आके। बहरहाल आपकी मर्जी है, हम अपनी राय से तो नहीं छोड़ सकते। फिर कहा गया कि जी वो कैंसर के जो इलाज है बड़ा महंगा है, और हमने लाहौर में कैंसर की एक मशीन लगाई है जो ऑपरेशन के बगैर कैंसर का ट्यूमर का इलाज करती है। बड़ी अच्छी बात है, लाहौर को, पंजाब को एक तोहफा मिला है, बहुत आला, और अस्पतालों में भी दीजिए, वेरी गुड। लेकिन आपने सवाल किया, आपने किया कि किन से पूछ रही हैं आप? 2012 में जेपीएमसी जो कराची का अस्पताल है उसमें 2012 में पहली मशीन लगी, 2018 में या 20 में दूसरी मशीन लगी, 2024 में तीसरी मशीन लगी, अभी इस वक्त, आज जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त भी एक मशीन वहां पे इंस्टॉल हो रही है, चौथी मशीन। और वो मशीन का इलाज बड़ा महंगा है, और उस मशीन के ऊपर 4 मशीन इस वक्त वहां काम कर रही हैं, और उसको साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, और वो सिर्फ सिंध में है और किसी के पास नहीं है। आपने दिया है म्यू अस्पताल को बहुत आला और बेहतर और जदीद टेक्नोलॉजी लाई है, हमें और खुशी होगी। आप है पिंडी में दीजिए, गुजरात में दीजिए, बाकी जगहों पे, सरगोदा में दीजिए, फैसलाबाद में दीजिए, क्यों नहीं? हमारे लोग हैं, हमारे शहर हैं, क्यों ना करें? हम उनको खुशामदेद कहेंगे आपको। फिर वहां पे जो क्यों इम्पेशेंट हो रहे हैं? आखिरी बात है, आखिरी बात नहीं, नहीं ठहर दें, आखिरी बात है, खत्म कर देते हैं। मैं तो कभी कभार करता हूं, लेकिन सुन लीजिए, ये तो उनको जरा भी इम्पेशेंट। आखिरी बात यह है कि इसी तरह वहां पे कैंसर के मर्ज की मेमोथेरेपी की और बेहतर मशीनें, 4 मशीनें इस वक्त, 2 मशीनें काम कर रही हैं, 2 आज इंस्टॉल हो रही हैं। सो उनको आप ताने ना दें, आप बिल्कुल और बेहतर करें। मैं आपसे गुजारिश शानदेही कर रहा हूं, मशवरा नहीं दे रहा, वो मशवरा उनको बड़ा नागवार गुजरता, वो कहते अपने पास रखें, तो मैं वो मशवरा अपने पास रखता हूं, लेकिन अपनी राय देता हूं कि आप यहाँ पे जो लोग हैं उनका इलाज के लिए अपने अस्पतालों की तरफ तवज्जो दीजिए। बेहतर काम कर रहे हैं, और बेहतर की ज़रूरत है, लोगों के अंदर पेइंग कैपेसिटी नहीं है, ये मेरी तनकीद नहीं है, लोगों को और बेहतर रिलीफ दीजिए, हम अप्रिशिएट करेंगे इस बात को।
और ये जो रास्ता है ये मुनासिब नहीं है। ये मुल्क सबका है, किसी एक का नहीं है। हमें नैरो नेशनलिज्म से बचना है। ये मुल्क के लिए नासूर था, है, आज भी हम इससे नबुर्द आजमा हैं। और इस मुल्क को कोई एक जमात, कोई एक लीडर, कोई एक इदारा इस मुल्क के बहरानों से नहीं निकाल सकता। इसी सोच के तहत हम इस हुकूमत के साथ दे रहे हैं। खुदारा ये जो रास्ता आपने अख्तियार कर रखा है, उसके ऊपर वो जालिब साहब का एक शेर है, उस पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि गुमा उनको के रास्ता कट रहा है, गुमा उनको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। अल्लाह करे ऐसा ना हो। उन्होंने पहले आगे, आप अगला, आप एक इधर, अच्छा आप करें। अभी अगला सवाल आपका आ जाएगा। 1 मिनट मुझे इजाजत देंगे? एक काम करें, आप खड़े हो जाएं, आप जिस साफी को कहेंगे वो सवाल कर ले, मैं जवाब दे दूं। जी पे कर ले ना। अच्छा चलो ठीक है, आप करें, आप करें। मुल्की मामला तो हो गया जिसमें आप कह रहे हैं कि हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं हो रहा। परसों का हुकूमत ने बैनुल अक़वामी सतह का एक अहम फैसला किया है। जो ट्रम्प का अमन मंसूबा है, एक मुतनाज़ा मंसूबा है, उसको हुकूमत पाकिस्तान रियासत ने 100% के आगे कबूल कर लिया है। आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इतना बड़ा बैनुल अक़वामी सतह का फैसला करने से पहले कि आपसे रब्ता किया गया, मुशावरत की गई, कि आपको इत्मीनान में लिया गया? देखिए, ये सवाल ऐसा है, मुल्क के खारजा ताल्लुकात के बारे में है। मुझे जमात की तरफ से ना कोई इंस्ट्रक्शन है, ना इस पर कोई जमात के अंदर बहस हुई है कि मैं इसके ऊपर जमाती मौक़िफ़ दे सकूं। मैं अपनी ज़ाती राय आपको दे सकता हूं। वो ज़ाती राय दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, उसको मेरी जमात की राय ना समझा जाए। और वो ये है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ, और वहाँ पे हिंदू, हिंदू कह रहा हूँ, वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, उनके साथ भी वही जुल्म हो रहा है। वो भी, उनके भी बच्चे कट रहे हैं, वो भी लोग मासूम पिस रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमान कहते हैं, वहाँ ईसाई भी हैं। और वहाँ पे लोग न सिर्फ अब हज़ारों की तादाद में, 50, 60, 70 हज़ार वो उनका कत्लेआम हो चुका, वहाँ पे लाखों की तादाद में वो हैं जो ज़ख्मी हैं, जो माजूर हो चुके हैं, किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं, बच्चे हैं जो बिलक रहे हैं, उनको खुराक नहीं मिल रही। हमारी हुकूमतें, ये एक हकीकत है कि इस वक्त इजराइल एक ताकतवर हाथी के तौर पे, क्योंकि उसके पीछे से बहुत बड़ी मदद है, और वो भी अमेरिका जैसे मुल्क की और दीगर ममालिक की। ये जो इस वक्त फ़लस्तीन के बारे में मगरब के अंदर लहर उठी है, ये तो उन मासूम लोगों के खून से उठी है, उन बच्चों की लाशों को तड़पते हुए देख के उठी है। उनके लोग उठे हैं, उनकी हुकूमतों को मजबूर किया है। वरना आज भी अगर इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो ये मुल्क फिर उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो इस वक्त हमें देखने की ज़रूरत है, हुकूमत ने कोई अकेले फैसला नहीं किया। वहाँ पे 8 मुसलमान ममालिक उस मशावरत में शामिल थे, और यकीनन इस लेवल की मशावरत से पहले बैकडोर मशावरतें होती हैं। उस मशावरत में बैठ के एक फार्मूला आया। उस फार्मूले की कुछ बातें हो सकता है पाकिस्तान को कबूल हों, कुछ ना हो, कुछ किसी और को हों, लेकिन मेरे भाई, मेरा तो सवाल ये है कि पहला तो काम फ़लस्तीनियों का है। फरीक तो वो हैं, मैं और आप तो फरीक नहीं हैं। हम तो फ़लस्तीनियों के सपोर्टर हैं ना। हम तो एक मुस्लिम बरादर के तौर पे, इंसानियत के नाते उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी ममालिक भी कर रहे हैं। हम मुसलमान भाई हैं इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन असल फरीक तो वो हैं। उस पर तनकीद करने से पहले उनकी राय सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। कोई वहाँ गया, किसी ने जाके उनसे राय पूछी, उनके नुमाइंदा कौन है। फ़लस्तीन की नुमाइंदा तंजीमें जो हैं, अगर वो उस पर अपनी राय देती हैं तो ही आगे बात बढ़ेगी ना। अगर वहाँ पे जो उनकी फ़लस्तीनी अथॉरिटी है या दीगर उनकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, पाकिस्तान ने अगर बाकी ममालिक के साथ मिलकर एक वे फॉरवर्ड को वेट किया है और उस पर बहस छेड़ी है, अभी वो फाइनल तो नहीं हो गया। उन्होंने तो कहा ना कि इस पर साइन करें, उसकी कुछ शराइत हैं। वो शराइत है फरीक एक को या फरीक दोम को कबूल, अभी तो पता नहीं फ़लस्तीन इसराइल भी कबूल करता है पूरी तरह के नहीं। मैं छोटी सी आखिरी बात, लिहाजा इस पर मेरी राय ये होगी कि इस पर हमें फ़लस्तीनियों को फैसला करने देना चाहिए, बजाय इसके कि हम इससे पहले भी
एक वैसे वो पता नहीं तारीखी तनाजुर में गलत बात ही ना हो जाए, और मैं उसकी पहले माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने इस पर डंडे उठा लेने हैं कि हम तहरीक खिलाफत चला रहे थे और कमाल अतातुर्क खिलाफत ख़त्म करने की बात कर रहे थे, तुर्क उसके खिलाफ चल रहे थे। तो कहीं ऐसा ना हो, पहले उनसे पूछ लें, फिर उनको फैसला करने दें। और आपकी हुकूमत जब इस पे असेंबली में भी एतमाद में लेंगी, यकीनन लीडरशिप को एतमाद में लेंगी, अफवाज को एतमाद, सबको एतमाद में लेके फैसला होगा। ये मेरी ज़ाती राय है, मेरी जमात की राय नहीं है जी। मैं फिर इसको वादे करूँ जी। अच्छा आप कर लें ज़रा, एक मिनट बात ओके ओके ओके, खैर है खैर है खैर है। गुजारिश ये है कि जब हुकूमतें कोई इशू, बड़े इशू को छुपाना हो तो छोटा इशू खड़ा कर देती हैं। क्या ये छोटा इशू जो अब आपने उठा लिया है, ये जो 22 रुकात अमेरिका वाले हैं, इसको पसे पुश डालने के लिए मीडिया पे आपने ये लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपका और पीपल्स पार्टी का कंप्रोमाइज है तो ये बातें आपने कमरे में बैठ के करनी चाहिए थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मेरा और पीपल्स पार्टी का नून लीग का। अच्छा मैंने कहा मेरा और पीपल्स पार्टी। और भट्टो साहब ने अगर ऐसा, अच्छा नहीं देखे ना, सवाल हो गया। भट्टो साहब ने अगर इस तरह का कंप्रोमाइज और लचक दिखानी होती तो मेरा मान है भट्टो साहब को फांसी ना होती। अच्छा मेरे भाई, पहली गुजारिश ये है, आपके ये आपका सवाल नहीं, पूरे ख्यालात है ना, ये तो आपकी राय है। नहीं देखे ना, सवाल होता है, ये राय है। बहरहाल आपकी राय है, मैं इससे शायद एग्री करूं ना करूं, लेकिन दूसरी गुजारिश ये है कि हमने कौन सा मुआहदा जो कबूल कर लिया? हम तो हुकूमत नहीं है भाई, हम हुकूमत नहीं है, हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत ने कोई मुआहदा नहीं किया, एक ड्राफ्ट आया है, उसके ऊपर बहस शुरू हुई है। हमने बाकी ममालिक के साथ मिलकर एक वे फॉरवर्ड डिजाइन किया है। वो जिनके बच्चे कट रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, उनसे नहीं पूछ रहे, और यहां बैठे हम चैंपियन हो रहे हैं उसके। किस बात के? आपको पता है फलस्तीन की सूरत हाल अंदर है क्या? और जो इस वक्त हमारी हुकूमत है या बाकी मुसलमानों की हुकूमतें हैं, क्या उनके अंदर दिल नहीं है? क्या वो आप और मुझसे कमजोर हैं? नहीं, उनके दिल हमसे ज्यादा धड़कते हैं। ये नहीं है, इसको इसी रंग में रखिए। और तीसरी गुजारिश ये है कि ये जो ड्राफ्ट आया है ना, ये तो कल आया है। हमारा तो ये मुबाहिसा कई दिन से जारी है। हमें इल्हाम हो गया था क्या? जी एक एक करके। ये है जिस तरह पहले भी सवाल हुआ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है शायद एक स्क्रिप्टेड लड़ाई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी शायद अब अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर आना चाहती है। आपसे थोड़ी देर पहले जेएफए के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद ये नुमाइशी गोलाबारी या नूरा कुश्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ये वाकईतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून के कंसर्न्स हैं या ये वाकई उस प्लान के तहत अपोजिशन में आने के लिए एक पूरे का पूरा माहौल बनाया जा रहा है? पहली बात तो यह है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं क्या मैं हाँ कहूँगा? तो दूसरी बात यह है कि कतन ऐसा नहीं है। मैंने वही अर्ज किया ना कि हमने तो फ्लड्स के ऊपर जो लोगों की बहाली का अमल है, इमदाद का अमल है, लोगों को सपोर्ट फराहम करने का अमल है, उनको रिलीफ देने का अमल है, उसके ऊपर अपनी राय अदा नहीं की। उस पर हमने कुछ नकद किया, उस पर एक सवाल उठ गए, और उसको जो लहजा इख्तियार किया गया वो दुरुस्त नहीं। उस पर हमारे दोस्तों ने भी जवाब दिया। और ये फिर हमारे खून में गर्मियां सबके ही हैं, लेकिन इसको सबको ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कतन नहीं है। और जो है, जो लड़ाई बहस छेड़ी गई, इसको बहस रखना चाहिए, इससे बेहतरी के रास्ते निकालने चाहिए। इससे ये रास्ता जो आप कह रहे हैं, अगर ये मुबाहिसा छिड़ता है और अगर इससे मनफी कौम परस्ती, नेगेटिव नेशनलिज्म जो है वो परवान चढ़ता है और मजबूत होता है, तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। और हम कतन इसकी बात की ना, मेरा नहीं ख्याल किसी जमात की, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी छोड़ दीजिए, किसी जमात की, किसी फर्द की भी ये ख्वाहिश हो। लिहाजा इसलिए मैंने यही गुजारिश की है ना कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं उन सवालों के जवाब देते हुए, जिसकी मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार रिपीट किए गए ना, और फिर हम पे सवाल एतराज की सूरत में दाग दिए गए, तो नेचुरली एतराजात का जवाब देना पड़ता है। फिर अगला मैं आता हूँ जी, मैं आप सबके सवालों के जवाब दे के जाऊंगा जी। आप उन चंद सियासतदानों में हैं कि जो नफेदुल अल्फाज में बोलते हैं, जिनके जुमलों में गार्ड भी होती है, रेफरेंस भी होता है, फैक्ट भी होता है। तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने मरियम नवाज की हुकूमत के हवाले से एक जुमला बोला कि आपको हुकूमत दी गई। ये हुकूमत दी गई या वो वोटों से आए, जरा थोड़ा सा ये एलैबोरेट करते, क्योंकि आपके जुमलों में होता बैकग्राउंड है, रेफरेंस है और आता है।
देखिए, आप बड़ी दूर की कौड़ियां मिलाते हैं। देखे ना, देखिए, गुजारिश यह है कि अवाम भी इक़्तिदार देते हैं, लोग भी आपको इक़्तिदार देते हैं, बाकी लोग भी देते हैं। खैर, आप भी निरा गलत नहीं कह रहे जी मुफ्ती साहब जी। दोनों ले लेता है, दोनों सवाल इकट्ठे कर लेते हैं और लड़ाई हो जाएगी। जब मकसूद नशिस्तों के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के पास क्या आप समझते हैं कि इतनी उनके पास तादाद है कि वो हुकूमत चला सकते हैं और इसीलिए उनको एक अच्छी अपोजिशन की जरूरत है, तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं और ये माहौल पैदा कर रहे हैं? बट साहब, उनको जरूरत है आपकी कि नहीं? इस जवाब से तलखी बढ़ेगी, मैं सवाल को अवॉइड करना चाहता हूँ। जी जी, के बारे में एक इम्प्रेशन है कि वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पसंद करती हैं, उनको फॉलो करती हैं, उनकी कॉपी करती हैं। एक तरफ वो उनको कॉपी करती हैं और दूसरी तरफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर उनका इतना रिएक्शन के बाद एक मतलब फिर जो है जाग पंजाबी जाग तक के नारों तक आप लोग फील करने लगते हैं, तो वो क्या आप समझते हैं क्योंकि जेलसी लेवल है या वाकई पसंद करती है? और दूसरा जो नहरों का मामला है, क्या पंजाब के पास इतना वाफर पानी है तो वो अपने हिस्से का पानी जो है चोलिस्तान तक पहुंचा सके, या कोई ये मतलब चूंकि सिंध वाले इतराज कर रहे हैं कि ये शायद इंटर वाटर सिस्टम से पानी उठाया जाएगा, इस इतराज को किस हद तक एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, पहला तो सवाल यही रह गया, मैं इसलिए इस पे जवाब दे देता हूँ। सवाल यह है कि पानी की तकसीम का एक फार्मूला मुल्कों के दरमियान भी होता है, सूबों के दरमियान भी होता है। मामलात जो होते हैं ना, लोगों के मसाइल का हल जो होता है, वो कुछ सूबाई हुकूमतें करती हैं, कुछ मकामी हुकूमतें करती हैं। हमारी तो बदकिस्मती यह है कि हम मकामी हुकूमतों के इंतखाब ही नहीं कराते, उनको पावर ही नहीं देते, और उनको एम्पावर ना करने की वजह से ही जमहूरियत पूरी तरह चल नहीं रही। जब तक हम मकामी हुकूमतों का इंतखाब पूरी तरह करके मकामी हुकूमतें फाल करेंगे, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं पनपेगी। तौर पे सतह पे हाल होते हैं, कुछ सतह पे हाल होते हैं, कुछ मर्जी हुकूमत फैसले करती है, लेकिन कुछ फैसले वो होते हैं जो सूबों के दरमियान होते हैं। उन मामलात में फोरम डिक्लेयर हैं जहां सारे सूबे और मरकज बैठ के फैसले करते हैं। पानी उन मामलात में एक इशू है, पानी की तकसीम का जो फार्मूला है, जो सूबों के दरमियान है, और इसको मरकज और सूबों ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इकट्ठे बैठ के हल करना है। हमने कभी इस बात की मुखालफत नहीं की। आप अपने घर बैठ के अगर किसी मसले को छेड़ लेते हैं और बाकी 3 सूबे आपके साथ में नहीं लिया गया, कहा गया जी आपको एतमाद में लेने की जरूरत नहीं है, ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है। और उसके बाद एक सवाल सिंध गवर्नमेंट ने किया या सिंध के लोगों ने किया कि जी ये पानी जो आप कह रहे हैं कि हम अपने हिस्से से लेंगे, आपके पास तो फालतू पानी नहीं है, पानी की तो किल्लत है, ये तो तूफान है ना, इससे पहले पानी की किल्लत थी। तो अगर पानी की किल्लत है तो हमें ये बता दें कि इन नहरों में डालने के लिए जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो कौन कौन से इलाकों से कट करेंगे। तो ये सवाल कोई लॉजिकल तो नहीं है, क्योंकि कहीं से काट के कर देना ना, तो है नहीं, सरप्लस हो तो जरूर दीजिएगा। इस सवाल का जवाब आज में नहीं है, और आपको जवाब दिया है तो ये अच्छी बात है। और गुजारिश मैं उस पर एक बड़ी जरूरी बात है, एक बात की तरफ आता, एक बड़ी जरूरी बात है, ये बात याद रखिए, नहरों के मामले पे पीपल्स पार्टी को इल्जाम ठहराया गया है, बजाय इसके कि आप हमारा शुक्रिया अदा करें, आप हमें मलून कर रहे हैं। सिंध के अंदर तमाम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तमाम जमातों ने, छोटी बड़ी कॉम्प्रेस मजहबी जितनी जमातें हैं, सारी जमातों ने इस मंसूबे की मुखालफत